कुछ अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। परंतु अब हमारे जो दीर्घ प्रतीक्षित मुख्य अतिथि हैं वो विद्यालय में पधार चुके हैं। कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत अब से हो रही है। कार्यक्रम का प्रारंभ मैं छोटे से एक श्लोक से करना चाहूंगा कि खुशियों के सागर के पार आगे, लगता है हमारे गले के हार आगे, करतल ध्वनि से गुंजा दो प्राणन को, आज की खुशियों के सूत्रधार आगे। सम्मानित प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथी, प्रिय विद्यार्थियों, और आज के इस कार्यक्रम को चूंकि लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है तो यूट्यूब के माध्यम से जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारित किया जा रहा है। तो वहां पर भी उन विद्यालयों के स्टाफ और बच्चे आपकी की तरह इसी तरह से वो बड़ी प्रतीक्षा में है। प्यारे बच्चों, भारत जो है वो अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों का स्वागत करना भारतीयों की एक पुरानी परंपरा रही है। आपने सुना होगा अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा। इस स्वागत की इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम विद्यालय प्राचार्य श्री सुरेश कुमार जी अब मैं श्री अनिल से आग्रह करता हूं कि वे एक बार मंच पर आए। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विद्यालय प्राचार्य श्री सुरेश कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा और अतिथि परिचय और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। My learned colleagues and Monter students, it's a great
and pious day for us. We feel very much pleased and honored that we have with us these luminaries of education. ये शिखर पुंज हैं शिक्षा के, और इनके कदम आते ही आपने बाहर देखा भी, बारिश के कुछ बूंदे भी गिरी हैं, जो सांकेतिक रूप से ये बता रहे हैं so those who are great people, they have their own vibrations. If they put their steps over there in a particular land, that also feel blessed. तो हमारे बच्चों को इससे जरूर इनके ओरा और पर्सनैलिटी का लाभ मिलेगा. We have with us renowned Professor H.C. Verma ji, a renowned physicist, Padma Shri awarded, and he is a magnanimous, big-hearted. ये सामाजिक कार्यों में भी बड़े दिल वाले हैं. और वी हैव विद अस डॉक्टर मनोज अवस्थी जी, मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा. ही इज ए लॉन्ग वे इन द एजुकेशनल सिस्टम, ए वेटरन एजुकेशनिस्ट. वी हैव विद अस एंड श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, मेंबर MOE फॉर NVS, and he has also visited our Vidyalaya earlier. He has also a very good experience in field of education. मैं विद्यालय परिवार की ओर से और समस्त NVS नवोदय विद्यालय समिति की ओर से और हमारा जो छोटा सा परिवार नवोदय विद्यालय करीरा है, इन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं. आई वेलकम ऑल ऑफ यू. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ के अच्छा लगेगा. हमारे बच्चे हैं वो भी बड़े उत्सुकता जाहिर कर रहे थे. और अब मैं माइक अगले कोर्स ऑफ एक्शन के लिए श्री अनिल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ. वो विस्तार में कुछ चीजें प्रोफेसर साहब के बारे में और बताएं. सर ये 9th to 12th है. जिनसे निवेदन करने पर आज समय दिया था, इन्हीं कारणों से थोड़ा विलंब हो गया है. हम सब जानते हैं डॉक्टर S.C. वर्मा जी का परिचय एक ऐसे सूर्य की भांति है जिसको हम जो उनका परिचय देना हमारे लिए एक चिराग दिखाने की तरह है. प्रायः उनका परिचय IIT कानपुर के प्रोफेसर के रूप में, और जो अद्भुत काम किया है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पुस्तक लिख करके और उसे अपनी इंडियन मेथड से भारतीय सभ्यता के आधार पर लिख करके पूरे भारतवर्ष में आपने बहुत ही सुंदर काम किया है. और उसी के कारण आज आपका नाम प्रत्येक विद्यार्थी की जुबान पर है. आपने कानपुर IIT में रहते हुए अन्वेषिका और शिक्षा सोपान के रूप में अनेक रिसर्च के काम, इनोवेशन के काम, और साथ में ही जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जो IIT परिसर के बाहर जो गरीब बस्ती है, जो सेवा बस्ती है, उनके छात्रों को पढ़ाने का कार्य आपने किया. आप सदैव कहा करते हैं कि हमें सदैव दर्द से जुड़ा रहना चाहिए. दर्द का अर्थ यह है
कि हम दूसरों के कष्टों को देखें और उनके कष्टों को किस प्रकार दूर करें। इसी आपका जो एक हमसे जुड़ाव हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 5,000 विद्यार्थियों को का टेस्ट लेने के बाद आपने उसमें से जो विद्यार्थी थे उनको गर्मी की छुट्टियों में निःशुल्क अपने घर में रख करके पढ़ाया, और वो 7th पास छात्र थे। जब वो बच्चे आईआईटी कैंपस में आए और जब लौट करके घर गए तो ये नहीं समझ में आता था कि कक्षा 8th में पढ़ते हो और आईआईटी में क्या करने गए थे। तो 8th, 9th, 10th इस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम, साथ ही आसपास के बहुत से जो छोटे स्कूल हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी परीक्षा कराते हैं और उनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो एक बहुत अच्छे लेखक होना, बहुत अच्छे प्रोफेसर होना, ये जो विशेषता है कई लोगों में मिल जाएगी, लेकिन जो उनके हृदय में जो दर्द है उस दर्द के साथ जुड़े रहना उनकी ये विशेषता है। आज के इस नवोदय विद्यालय में, और आज हमारे बहुत से विद्यालय जुड़े हुए हैं, उन सब की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको अधिक समय न लेते हुए सीधे आमंत्रित करता हूं कि हम उनकी अमृतवाणी को सुने। ज्यादा नहीं किया, चल रही है ना सर, इससे ये ले लीजिएगा। अच्छा, मैं घूमते फिरते बोल सकता हूँ ना? यहाँ से करें, मर्जी हाँ, ओके, ये ठीक है। आप लोग तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं। देश के सब नवोदय में जा रहा है, कैमरे के सामने जरूर है। कैमरे घुमा दो मेरे तरफ। ये फिर वो पीछे हो जाएगा, एक बार थोड़ा इसको ही दे हम दे। वो मैं एक जगह खड़ा होकर नहीं कर सकता हूँ सर, मुझे तो घूमने फिरना पड़ेगा। आप कैमरे से मुझे ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। देखो, आप लोग तालियां बहुत अच्छी बजाते हो, मैंने बोला। अब ऐसा करना है आपको, इधर के जो लोग हैं ना वो लोग केवल तालियां बजाएंगे, आप लोग नहीं बजाओगे, ठीक है? लेकिन आपको एक काम मिलेगा करने के लिए। आप थोड़ी देर पहले ऐसी तालियां बजा रहे थे कि सबकी तालियां एक साथ रुक रही थी और फिर एक साथ शुरू हो रही थी। हाँ, तो उसी तरह की ताली पे आना। चलो बजाओ ताली। नहीं, वो सैनिक ताल नहीं देना, वो एक ही तरह से बजाना। अभी आप बजा रहे थे थोड़ी देर पहले, एक ही तरह से आप बजाते रहना। थोड़ा हाँ, सब आप लोग का क्या काम है जिनके हाथ में घड़ी है? घड़ी किसके किसके हाथ में है? सेकंड की सुई है क्या? है ना? अब मुझे ये पता करना है कि इनकी दो तालियों के बीच कितना टाइम गुजर रहा है, ये आपको पता करना है। तालियां वो बजाएंगे और आपको मालूम करना है कि एक ताली बजने के बाद अगली ताली बजने के बीच में कितना समय गुजरा। कर लोगे? करीब आप बजाओ थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट तक बजाओ। हाँ, चलो चलो।
1 सेकंड में 3 तालियां, तो 2 तालियों के बीच का इंटरवल कितना हुआ? 1 सेकंड में 3 तालियां बज रही हैं। एक बजी, फिर दूसरी बजी, फिर तीसरी बजी, और 1 सेकंड गुजरा। यही है ना? 3 ताली का यही मतलब हुआ ना? एक ताली बजी, फिर दूसरी ताली बजी, फिर तीसरी ताली बजी। इतनी देर में 1 सेकंड गुजर गया। अब बताओ, एक ताली से अगली ताली के बीच का टाइम इंटरवल कितना था? बोलो बोलो। हाँ, क्या बोला? 20 मिलीसेकंड। 20 मिली सेकेंड। अच्छा, 20 मिली सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1 सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 100। अच्छा, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितनी मिलीमीटर होते हैं? 1000 होते हैं। होते हैं क्या? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं ना? तो 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होंगे? 1000 होंगे ना? तो 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड करोगे, कितनी बार करने पे 1000 मिली सेकेंड बनेगा? कितनी बार जोड़ोगे? 50 बार जोड़ोगे ना? 1 सेकंड में 50 बार थोड़ी तालियां बजी थी। आप तो बता रहे हो कि 1 सेकंड में तो 3 ही बार ताली बजी थी। एक ताली, अगली ताली, अगली ताली, 1 सेकंड गुजर गया। आप लोग भी बताओ, एक ताली आपने बजाई, फिर अगली बजाई, फिर अगली बजाई, इतनी देर में 1 सेकंड गुजर गया। तो एक ताली से अगली ताली के बीच में आपने कितना समय लिया? बोलो। हाँ जी, 300। क्या क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। 1/3 है, 1/3 सेकेंड। पक्का? कच्चा? यहां से टाइम शुरू हुआ, पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली, 1 सेकंड गुजर गया। यहां से यहां में कितना और यहां से यहां में कितना? एक ताली बजी, फिर दूसरी ताली बजी और तीसरी ताली बजी। तो जितना यहां आपने समय लिया उतना ही यहां लिया होगा ना? और यहां से यहां में टोटल आप कह रहे हो कि 1 सेकंड लगा ना? तो कितना लगा था 2 तालियों के बीच में? ½ सेकंड लगा था, आधा सेकंड लगा था। ठीक है? तो हम जब मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस तरह जो हमारा रोज का मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि किताब में लिखा है वो 5 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस उतना, ये वो उसके तरीके दिए हुए हैं। ये तो रोज का काम है ना। रोज आते होंगे अतिथि लोग, आप लोग ताली बजाते होंगे। तो रोजाना हम लोग जो काम करते हैं उसमें से भी हम काफी सारा मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ठीक ना? ठीक। तो अब आपका टास्क है ये। अब जब भी कुछ होता है ना सुबह से रात तक के अंदर में, आप ढूंढना कि मैथमेटिक्स के सवाल कैसे बनेंगे उसमें से। जैसे मैंने अभी बनाया ना एक मैथमेटिक्स का सवाल, तो आप लोग भी सवाल क्रिएट करना। सवाल बनाना मतलब सवाल हल नहीं करना, सवाल बनाना मतलब सवाल क्रिएट करना। जैसे अभी हमने क्रिएट किया, तो रोजाना की जिंदगी में से हम गणित के सवाल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, चलो कुछ और सवाल करते हैं आपसे। सवेरे सवेरे आप, बिल्कुल सवेरे सवेरे आंख खुलती है तो आप देखते हो कि अरे उजाला हो गया, लेकिन धूप नहीं निकली। पता ना? मान लो रात को आपको थोड़ी नींद पहले खुल गई, अंधेरा है, फिर नींद नहीं आ रही है, तो अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। फिर आप अचानक से देखते हो
कि थोड़ी रोशनी दिखने लग गई, कुछ पेड़ वेड़ दिखने लग गए, बिल्डिंग दिखने लग गई, लेकिन अभी पूरी तरह से रोशनी आई नहीं है और सूरज तो आया ही नहीं है, सूर्योदय तो हुआ ही नहीं है। सूर्योदय के पहले रोशनी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। सूर्योदय के पहले लगभग कितने 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 समय तक पहले, सूर्योदय के पहले उजाला रहता है? 2 मिनट बस, 8 मिनट। अरे 8 मिनट तो सूरज से चल के रोशनी को यहां तक आने में लगता है। अच्छा, आपको पता है क्या यहां सूर्योदय कितने बजे होता है? मालूम है क्या? यहां सूर्योदय कितने बजे होता है मालूम है क्या? हाँ, 6:30 बजे। अब आप बताओ, 6 बजे अगर आप कमरे से बाहर निकलो तो आपको रास्ते वास्ते दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? और 4 बजे निकलो तो, 6 बजे निकलो तो दिखाई देंगे ना। तो यानी आधे घंटे पहले तो आ गई ना रोशनी, आधे घंटे पहले आ गई ना। वो 8 मिनट तो बाद में आती है। वो 8 मिनट जो आपको याद है, 8 मिनट 30 सेकेंड, वो तो सूरज से चलने के उतने समय के बाद यहां पहुंचती है। हम ये पूछ रहे हैं कि सूरज के उगने से कितने समय पहले से यहां उजाला हो चुका रहता है? आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, ऐसे ही कुछ होता होगा ना। 2-4 मिनट तो नहीं होता होगा। ये उजाला कैसे हो जाता है जब सूरज आया ही नहीं तो? हाँ जी, डिफ्रैक्शन हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? लाइट बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ नॉर्मल कहाँ है? एटमॉस्फेयर। जब वो हवा इसमें घुसती है, रोशनी जब घुसती है एटमॉस्फेयर में तो बेंड हो जाती है। तो सूरज अभी बहुत नीचे है, लेकिन चलती है रोशनी सीधी ऊपर निकल जाती, लेकिन हवा होने के कारण से टकरा उड़ा के बेंड होकर के इधर पहुंच जाती है। ऐसा ना, ठीक है ना। अब मान लो पूरब किधर है, ईस्ट किधर है? यहाँ पे ईस्ट किधर है? इधर है। कुछ लोग इधर बोल रहे हो, कुछ लोग इधर बोल रहे हो। ईस्ट किधर है? अच्छा, इधर सारे लोग बोल रहे हैं इधर है। आप लोग बोलो ईस्ट किधर है? सामने ना। अच्छा चलो, अब देखो सूरज है उधर, अभी उगा नहीं है, नीचे है। सूरज से जो रोशनी चली वो मुड़ते 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 इधर पहुंची, ठीक। मेरी आंख में कहां से पहुंच गई? मैं तो इधर मुंह करके खड़ा हूं। अगर इधर खड़ा होता तो वो चल करके ऐसे मुड़ते मुड़ते मेरी आंख में आ जाती तो मुझे रोशनी दिखाई पड़ती। और रोशनी क्यों दिखाई पड़ती? मुझे तो सूरज दिखाई पड़ता। अगर सूरज से चली हुई रोशनी मुड़ मुड़ाकर मेरी आंख तक पहुंच जाए तो मुझे तो सूरज दिखाई दे जाएगा ना, वो नहीं दिखाई देता है, नहीं। और हम अगर इधर मुंह करके खड़े हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, तब तो उधर से मुड़ के आ रही है, अपना उधर जाएगी, उधर से मुड़ के आई तो यहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, इधर इधर आकर के ऐसा भी मुड़ेगी क्या? गणेश जी के सूंड की तरह ऐसा आके फिर ऐसा मुड़ेगी क्या? तो हमें उजाला कैसे दिखाई पड़ता है? कहां से? कौन से पार्टिकल से? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से, हमारे पीछे वाले पार्टिकल से कि आगे वाले पार्टिकल से? हाँ, नहीं, मेरी आंख में जो घुस रही है मेरे पीछे वाली हवा के पार्टिकल से रिफ्लेक्शन होकर के घुस रही है कि मेरे सामने वाली हवा? नहीं, उधर उधर मुंह है, सूरज उधर है, याद रखना। आगे वाले से ना, पीछे वाले से टकराएगी तो पीछे रह जाएगी वो। जो आती है वो जहां तहां टकरा वकरा कर, एक ही टक्कर तो मारना नहीं है ना उसको। दो चीज हो गई, एक तो हो गया बेंड करना है, दूसरा है कि जहां टकराया वहां से छितरा जाना, इधर जाना, कुछ लाइट इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, कुछ उधर चली गई, फिर जो उधर गई वहां की हवा से टकरा के फिर हमारे घर आंख में आ गई, ऐसे ऐसे करके आ सकती है। ठीक है, तो ये सवेरे के उजाला होने का मतलब है। कुछ नाम है क्या? रोशनी आए, हवा के अणुओं से टकराए और फिर बेतरतीब, ऐसा नहीं कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो तो बड़ा करीने वाली बात हो गई, सिस्टमेटिक बात हो गई, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी,
मगर बेतरतीब। देखो, अगर बेतरतीब न जाए तो मेरी आंख में नहीं घुसेगी। अगर बेतरतीब न जाए तो इधर वाली मुड़ते मुड़ते हो सकता है यहाँ चली जाए, हो सकता है यहाँ चली जाए, हो सकता है यहाँ चली जाए, मेरी आंख में तो घुसने का सवाल ही नहीं है। मेरी आंख में इधर से आएगी रोशनी तब न घुसेगी, और इधर से वो मुड़ करके इधर से तो आएगी नहीं। तो हवा के अणुओं से टकरा करके वो जो रोशनी है वो इधर उधर छितराती है ना। तो यहां से आई, अब इधर छितरा गई, इधर छितरा गई, कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, फिर हवा मिल गई उसको जो इधर जा रही थी, फिर वहां से कुछ इधर गई, उधर गई, उधर गई, उधर गई। तो इसका एक नाम है स्कैटरिंग। इसका नाम है स्कैटरिंग। और हिंदी में पढ़ते हो क्या आप लोग? नहीं, सब अंग्रेजी में पढ़ते हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। हम तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। हिंदी में उसको कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, ठीक है, उसको स्कैटरिंग। अब ये जो स्कैटरिंग है हवा से, पानी से भी स्कैटरिंग होती है क्या? समुद्र का पानी आपने देखा है क्या कहीं पे? कैसा रंग का होता दिखता है? वो ब्लू क्यों दिखता है? लाइट जो है वो पानी के अंदर जा करके स्कैटर होती है, और वहां से भी वो ब्लू दिखाई पड़ता है ना। तो आपको पता है हमारे देश के अंदर में एक वैज्ञानिक हो गए जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, टीवी रमन ना। अभी से ठीक 100 वर्ष पहले, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022 चल रहा है, थोड़ा ज्यादा, 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष कुछ महीने, राइट। सीवी रमन के साथ कुछ हुआ था जिसके कारण से उनको लाइट के स्कैटरिंग में रुचि बढ़ी, और वो उन्होंने 1-1.5 महीने यात्रा में थे। उस यात्रा के दौरान वो रिसर्च कर करके 4 आर्टिकल्स उन्होंने छपाए यात्रा के दौरान, और सबके सब पानी की स्कैटरिंग पे, पानी के द्वारा स्कैटरिंग पे। तो यात्रा में इतने सारे, लंबी यात्रा में, और इतने सारे रिसर्च पानी के ऊपर, ऐसा कैसे हो गया? पानी कहां मिल गया उनको रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए? आप यात्रा करते हो तो कहीं कहीं पानी दिख जाता होगा, नदी वदी आती होगी, फिर तुरंत निकल जाती है। वो इतना पानी उनको दिखता था, इतना पानी दिखता था कि 4 रिसर्च पेपर लिख डाले 1.5-2 महीने के अंदर में, और 1.5-2 महीने तक यात्रा ही चलती रही। क्या हुआ होगा? समुद्र की यात्रा कर रहे थे, पानी वाले जहाज में यात्रा कर रहे थे, और इंग्लैंड से आ रहे थे, तो बहुत लंबी यात्रा थी, है ना। इंग्लैंड से बहुत लंबी यात्रा थी, तो महीनों लग गए। और वो जो रास्ते में समुद्र को देखते रहे, तो समुद्र से हवा की, पानी से हवा की स्कैटरिंग कैसे होती है इसकी थ्योरी निकालते रहे, और नए नए होते रहे, शोध होते रहे, और वो उनका आर्टिकल चलता गया। उसके बाद लैब में, अपनी प्रयोगशाला में आने के बाद उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। पानी को छोड़ करके दूसरे बहुत सारे लिक्विड लिए उन्होंने, लिक्विड को एकदम साफ सुथरा करके। लिक्विड में से भी अगर आप तेज लाइट डालो तो उसका रास्ता दिखाई पड़ता है ना। तेज अगर आता है उसमें से, पानी के अंदर में से, तो आपको उसका रास्ता दिखाई पड़ता है, यानी वहां भी स्कैटरिंग हो रही है। उसको इतना उन्होंने शुद्ध किया कि अंदर एक भी स्कैटरिंग करने के लिए कोई पार्टिकल बचा ही नहीं, धूल का कण ये वो कुछ भी नहीं बचे। और ऐसा करते करते 6-7 साल लगा करके उन्होंने पाया कि पानी की स्कैटरिंग तो और भी ज्यादा मजेदार है, इतनी आसान नहीं है जितनी हवा वाली है, वो दूसरे प्रकार की स्कैटरिंग है। और लिक्विड जो स्कैटरिंग करता है वो तो करता ही है, हवा वाली तो करता ही है, उसके अलावा एक एकदम नए किस्म की भी स्कैटरिंग करता है जिसमें कलर बदल जाता है। आसमान नीला क्यों होता है? आसमान नीला क्यों होता है?
जो रोशनी आती है वो फिर हवा के उसमें टकरा करके नीला क्यों हो जाता है? जो रोशनी आती है वो तो नीली नहीं होती, कि होती है? व्हाइट लाइट आती है ना, तो व्हाइट लाइट जब आती है तो आसमान नीला क्यों हो जाता है? हवा से टकराने के बाद वो नीली क्यों हो जाती है रोशनी? हवा में जो व्हाइट लाइट है उसमें ब्लू है पहले से, और रेड भी है और येलो भी है और ऑरेंज भी है और ग्रीन भी है, सारा चीज है, ठीक है? तो रेड वाला जो है वो कम स्कैटर होता है, सीधा सीधा चला जाता है रेड के आसपास वाला, और ब्लू के आसपास वाला छितराता है। और हम आसमान जो देखते हैं नीला, सूरज की तरफ देखते हैं कि सूरज से दूर देखते हैं? सूरज की तरफ देखोगे तो आसमान कैसा दिखेगा? दिख रहा है क्या? आसमान दिखता है क्या नीला? सूरज वाले साइड में देखोगे तो, सूरज से दूर वाले साइड में देखोगे तब तुम्हें नीला दिखेगा। और दूर वाले साइड में देखने का मतलब स्कैटरिंग वाली लाइट आ रही है, सीधी नहीं आ रही है। सीधी आती तो ऐसे आती है ना, पीछे सूरज है तो ऐसे आती, सामने से आ रही है तब तो वो नीला दिख रहा है, सामने से आ रही है मतलब हवा स्कैटर होके आ रही है। तो स्कैटर होके आती है तो ब्लू ज्यादा स्कैटर करता है ना, और रेड कम स्कैटर करता है, तो मेरी आंख तक ब्लू पहुंचता है। लेकिन ये ब्लू कहां से आया? पहले से था। और रमन जी ने ये देखा लिक्विड्स के अंदर में कि वो तो है ही, जिस रंग की डालोगे उस रंग की ही स्कैटर होके निकलेगी, उसके अलावा एक अलग रंग की भी लाइट अलग से निकलती है। उन्होंने क्या करा, लिक्विड लिया, एकदम प्योर बैगनी लाइट उसके ऊपर डाली, व्हाइट लाइट के आगे बैगनी का फिल्टर लगा करके, उसका कांच लगा के, प्लास्टिक लगा करके बैगनी को आने दिया, बाकी सबको वहीं रोक लिया। और बैगनी जब वायलेट जब आ रही है, लिक्विड पे पड़ रही है, और उसको दूसरी तरफ वो देख रहे हैं माइक्रोस्कोप लगा करके, टेलीस्कोप लगा करके, तो उनको वायलेट तो मिल ही रहा है, लेकिन वायलेट को फिर अगर काट दिया उन्होंने ग्रीन का फिल्टर लगा करके कि सारा वायलेट काट दो, खाली ग्रीन अलाउड होगी, तो देखा कि ग्रीन भी, हल्की सी ग्रीन भी निकल रही। कहां से आई ग्रीन? लिक्विड पर कैसी लाइट डाली थी, किस कलर की? वायलेट। उसमें ग्रीन था ही नहीं, उसमें ग्रीन था ही नहीं बिल्कुल। वहां पे अगर ग्रीन वाला फिल्टर लगाओगे तो कुछ नहीं निकलता था, उन्होंने लगा के देखा, तो जो लाइट आ रही है उसमें ग्रीन नहीं है, लेकिन जो स्कैटर हो रहा है उसमें ग्रीन है। ग्रीन कहां से पैदा हो गया? किसने पैदा किया ग्रीन? माता पिता कौन है ग्रीन का? ना, व्हाइट लाइट के आगे वायलेट का फिल्टर लगा करके सारा ग्रीन पहले ही रोक लिया गया, केवल वायलेट अलाउ किया गया आगे बढ़ने के लिए। लिक्विड पे जो पड़ रहा है केवल वायलेट पड़ रहा है, वहां ना ग्रीन पड़ रहा है, ना ऑरेंज पड़ रहा है, ना ब्लू पड़ रहा है, केवल वायलेट पड़ रहा है। वैसा उन्होंने फिल्टर लगा लिया ताकि केवल वायलेट ही आगे जाएगा, बाकी सब रुक जाएंगे। होती है ना चिमचिम्मी, चिमचिम्मी जब सामने कलर रख देते हैं तो वही वाला कलर दिखता है ना, उसी यहाँ पे चश्मा के ऊपर लगा लो पीले रंग की वो पन्नी, तो सब पीला पीला दिखता है ना, क्योंकि खाली पीली, वहां से व्हाइट आ रहा है ना, रेड वाले और ब्लू वाले और ये वाले और फलाने वाले पीले वाले सब लोग भेज रहे, लेकिन ये जो आपकी पन्नी है कलर्ड पन्नी, वो सारे को रोक ले रही है, खाली एक को भेज रही है। पीली पन्नी लगाओ तो पीली को भेज रही है, लाल पन्नी लगाओगे तो लाल को भेजेगी, है ना। तो उनका फिल्टर पन्नी जैसा नहीं था, एकदम बढ़िया वाला था, वायलेट छोड़ के कुछ आगे जाने ही नहीं देगा वो। लेकिन जब वही लाइट वायलेट लाइट पड़ के स्कैटर हुई दूसरी तरफ, वहां पे उसको देखा तो उसमें ग्रीन भी मौजूद था। ये ग्रीन का माता पिता कौन है? किसने पैदा किया? पानी ने पैदा किया। पानी में जब तक पड़ी नहीं, बाहर में थी तो वायलेट थी, जब पानी में से स्कैटर होकर के जब छितराई तो ढेर सारा वायलेट तो निकला, लेकिन साथ में उस वायलेट को काट दिया हमने ग्रीन फिल्टर दे करके, तो ग्रीन भी थोड़ी सी थी जो बाहर निकल गई। यही चीज, ये अलग किस्म की स्कैटरिंग हुई ना, ये वाली नहीं हुई ना जो हवा से होती है, जो व्हाइट लाइट जाती है स्कैटरिंग होती है जिससे आकाश नीला दिखता है, वो वाली स्कैटरिंग नहीं हुई है।
पानी जैसे ब्लू दिखता है वो वाली स्कैटरिंग नहीं हुई है। ये जो एकदम अलग किस्म की स्कैटरिंग है जिसमें पानी खुद नया रंग क्रिएट कर रहा है, उसी को कहते हैं, वही जो खोज की उन्होंने, उसी के लिए सीवी रमन को क्या मिला? किस तारीख को उन्होंने ये देखा? अंत में देखा तो बहुत लंबे समय से, 7 साल से चल रहा था, 1921 से लेकर के 1928 तक रिसर्च चल रहा था लैब के अंदर में, लेकिन सही अब दिख गया, अब पक्का हो गया, अब पक्का हो गया, ग्रीन निकल ही रहा है, उसका सब नापा जोखी भी हो गई। वो किस तारीख को हुआ था? 28 फरवरी 1928। हाँ, इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। आने वाली है ना? कितने दिन में? 3 दिन में मनाओगे? क्या करोगे? को लाइक करोगे? बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ तो करोगे ही मेरे के, कुछ तो कार्यक्रम होंगे ही ना। हाँ, कुछ तो कार्यक्रम होंगे। याद रखना वो कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं। वो कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं कि 28 फरवरी को ये बिल्कुल अलग किस्म के, जिसका नाम रखा गया बाद में रमन स्कैटरिंग, उसका नाम रखा गया, और दुनिया में हजारों लेबोरेटरीज के अंदर में ये रमन स्कैटरिंग के यंत्र हैं और उसके ऊपर काम होता है। हाँ, थोड़े से खेल तमाशे कर लें 5 मिनट। योगा कौन करता है? कसरत कौन करता है? व्यायाम कौन करता है? एक आ जाओ इधर, कोई एक आ जाओ, आ जाओ। अरे भारी वाला नहीं कराएंगे, हल्का वाला कराएंगे। कोई आ जाओ, कोई आ जाओ। आ जाओ, तुमको सबने फंसा दिया। यहाँ खड़े हो जाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना, पैर सीधे रखिए, दोनों पैर सटा के रखिए, और आगे झुक करके नीचे अपने पैर के अंगूठे को छूना है आपको। करिए तो देखिए, छुए रखिएगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख रहा है ना? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ हो रही है? लेकिन उतना तकलीफ सह गए। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। पैर सटाओ, पैर सटाओ, पैर सटाओ, नीचे पीछे दीवार में सटाओ, पैर को दीवार में सटाओ और पीछे। हाँ बस ठीक, वही काम दोहरा दीजिए। हाँ, अरे अरे क्या कितना आसान सा काम दिया था मैंने, कितना आसान सा। पैर छुओ, पैर छुओ, हम गिनेंगे 10 तक। पैर को हाथ से छूना है। क्या हो गया भाई? यहाँ सामने आओ, पैर को छुओ। कितना आराम से छू रहे हैं, मजे से, हंसते हंसते, है ना? दीवार पे जाइए, दीवार पे जाइए, दीवार सटिए, पीछे सट जाइए, छुइए छुइए। हाँ, अरे एक भी नहीं गिनने दिया। बैठो 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 बैठो, ये इनसे नहीं हुआ ना काम। अब दूसरी कसरत कराएंगे। आजा आजा आजा, कोई नहीं। कितना मटक के चल रहा। उधर मुंह कर। दाहिना पैर आपको उठा के ऐसे रखना है थोड़ी देर, जब तक मैं 10 गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, दीवाल है ना अपनी मजेदार दीवाल, जादुई दीवाल। खड़े हो जाओ, खड़े, सट जाओ इधर, पैर सटाओ। हाँ, ये जो दाहिना पैर है ना, उठाइए, 10 तक गिनूंगा मैं। उठाओ 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 उठाओ। 1 2। अरे 10 तक गिनना है मुझको भाई। हाँ, तो अब हम लोग क्या है, इसका मैं बता दूं, फिजिक्स बता दूं। हाँ, बहुत सिंपल सा है कि हम सेंटर ऑफ मास, जो मेरे पैर हैं, वो जो पैर है वहां से में जो जमीन है वो ऊपर की तरफ हमारे ऊपर बल लगा रही है, वही कांटेक्ट है ना, तो वहां से वो ऊपर की तरफ हम पे बल लगा रही है। और धरती जो है, धरती मैया, वो हमको नीचे की तरफ खींच रही है। फर्श अलग है, धरती मैया अलग है। जब हम कहते हैं धरती मैया, मतलब पूरे 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला,
और जब हम फर्श कहते हैं तो ये इतना सा, तो फर्श हमें ऊपर की तरफ धक्का देता है और जो धरती है, अर्थ है, वो हमें नीचे की तरफ खींचती है। और जो खींचती है और जो ऊपर है दोनों एक ही लाइन पर होते हैं, जहां कांटेक्ट है वहीं से ये ऊपर वाला भी जाता है, वहीं से नीचे वाला भी जाता है, तो सब बैलेंस रहता है। जब हम आगे झुकते हैं तो अब हमको यहाँ का अपना हिस्सा पीछे ले जाना जरूरी है, क्योंकि अगर यहीं रहेगा तो धरती अभी भी यहीं से खींचेगी। और चूंकि हम आगे झुक रहे हैं, ये हिस्सा मेरा आगे झुक रहा है, राइट, तो ये जो नीचे की जमीन फोर्स लगा रही है वो यहां से लगाएगी। और हम चूंकि आगे झुक गए, मेरा सेंटर ऑफ मास आगे चला गया है, तो धरती जो खींच रही है सो आगे, तो धरती ऐसे खींच रही है और जमीन ऐसे फोर्स लगा रही है। धरती ऐसे, जमीन, ये जो फर्श है वो मुझको एक तरह से कर रहा है और वो दूसरी तरह से। पहले कौन है? इधर फर्श है और इधर मेरा सेंटर ऑफ मास है तो धरती है। तो इधर से धरती ऐसे खींच रही है और सेंटर ऑफ मास यहाँ से, ये जो फर्श है वो यहाँ से ऊपर कर रहा है। तो एक इधर से फोर्स लगे, एक इधर से फोर्स लगे, तो क्या होगा? पलटेगा ना। तो हम पलटने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं। और कोई गिरना चाहता है क्या? तो क्या उपाय है? झुको ही मत। शिक्षक बोले झुको, आप झुको ही मत। झुकोगे तो गिर जाओगे, पलट जाओगे, इसलिए वो पलट नहीं सकते। यही हालत पैर उठाने का है। अभी ये नीचे है, यहाँ दोनों पैर के बीच में जो जगह है वहां से होके वहां ऊपर वाला फोर्स है, एक बाएं पैर का एक दाहिने पैर का, तो दोनों मिलकर के बीच से, ये भी बीच से, सब कुछ ठीक है। जब ये उठा लेंगे हम, जब हम उठा लेंगे, ऐसे उठा लेंगे, तो मुझे इस तरफ झुकना जरूरी हो जाएगा, इसको इधर ले जाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब इसी में से जाना है ना। अब इतना ही कांटेक्ट बच गया है, यहीं से ऊपर वाला फोर्स लग रहा है, यहीं से नीचे वाला भी लगना चाहिए। और कैसे लगेगा? मेरा तो सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ इन दोनों के बीच में है, इस तक ले जाना है सेंटर ऑफ मास को, तो हम थोड़ा ऐसे झुकते हैं, तब फिर हम उठा पाते हैं। जब हम दीवार पे चले गए तो ये झुकना हमने प्रतिबंधित कर दिया। अब हम इस साइड में झुक नहीं सकते, पैर भी उठा नहीं सकते है? आगे झुकने वाले में हमें इसको पीछे ले जाना था, झुकते समय यहाँ को उसको पीछे ले जाना था। जब हमने ऐसे सटा दिया तो पीछे ले जाना हमने रोक दिया, पीछे नहीं ले जा सकते। कहाँ ले जाए पीछे? तो जब पीछे नहीं ले जा सकते तो आगे भी नहीं ले जा सकते, है ना। और इसमें अगर हम ऐसे नहीं ले जा सकते तो फिर हम इसको भी उठा नहीं सकते। तो जो रोजाना की हमारी छोटी छोटी दिनचर्या है, उसमें से आप फिजिक्स कर सकते हैं, उसमें से आप गणित कर सकते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मुझे पता नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ बैठिए, वही बैठिए ना, क्या दिक्कत है? बस फटाफट चला जाए। तो कुछ मत करिए, कंक्लूड कर दीजिए। पूछ लो सर से, कुछ बोलते हो सर? आप कुछ बोले? धन्यवाद सर। पिछले लगभग 1-1.5 घंटे से सर ने बहुत ही मनोरंजक पूर्वक तरीके से फिजिक्स की कुछ बहुत ही जो डिफिकल्ट जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको बड़ा ही सरल शब्दों में अभी समझाया। और निश्चित रूप से हम मंच पर बैठे थे, हमें भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया, यद्यपि हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आसानी से समझ में आ गया
तो निश्चित रूप से सर का जो अपने विषय में बहुत ही प्रगाढ़ नॉलेज है, और सर आपके शब्दों से हमें बहुत प्रेरणा मिली, और आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं श्री अनिल कुमार गुप्ता सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं संपूर्ण नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से कि आप जब पिछले कुछ समय पहले विद्यालय में आपका आगमन हुआ था, तब आपने इस विद्यालय की गतिविधियों को देखा और आपने एक इच्छा जाहिर करी थी कि यदि कोई विषय विशेषज्ञ इस विद्यालय में लाया जाए तो निश्चित रूप से आपके विद्यार्थी जो हैं और अधिक लाभान्वित होंगे। और मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने बड़े विद्वान श्री HC वर्मा जी, उनको आपने आग्रह किया, और श्री HC वर्मा जी ने आपके और हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया, और आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके इतनी दूर यहाँ पर आए। इसके लिए संपूर्ण विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत ऋणी है और बहुत बहुत आभारी है। इसके अलावा मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेश कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी इस कार्यक्रम को प्रारंभ से ही बड़े दिल से लिया, और हर तरह की स्वीकृति आपकी तरफ से हमें भी मिली, और जो नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय हो या जो मुख्यालय हो, वहां से भी इस कार्यक्रम की स्वीकृति मिली। और जो हमारी IT टीम श्री सुनील वत्स जी हैं, FCSA सर हैं, और सुदेश मैडम हैं, और हमारे विकास जी हैं, PT सर हैं, लगभग सभी, श्री विक्रम सिंह जी हैं, हमारे CA साहब हैं, मतलब पूरे जो हमारा स्टाफ है, पूरे स्टाफ ने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करी है। तो आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस तरह से, प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमारा कुछ इंटरेस्ट होता है किसी, जो बच्चे लाइव थे वेट किए। हाँ, अच्छा, साथ ही साथ जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय जयपुर रीजन के जो विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ आप ही की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तो उन विद्यार्थियों का और उनके विद्यालय के शिक्षकों का और प्राचार्य जो महोदय हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बराबर इतना दूर रहते हुए भी ऐसा एहसास कराया कि आप हमारे साथ, हमारे इस विद्यालय में ही हैं, और आपने हमारा साथ दिया और आपने बड़ा संयम बना के रखा। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप श्रोताओं का है कि आपने बड़े ही अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लिया। और निश्चित रूप से कुछ प्रेरणा हमारे विद्यार्थी और हम सभी शिक्षक सर आज के इस कार्यक्रम से लेंगे और अपने शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में इन सब चीजों को समावेश करेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से जब कभी भी आपको अवसर मिले तो आप हमें इसी तरह से अपना समय देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लो भाई। स्टॉप कर दिया।